हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीलेट तृतीय सेमेस्टर का लघुत्तरी प्रश्न। बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरी हमने करा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा, वहां से देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से भी आप प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा। पूरे वीडियो एक में ही मिल जाएगा, ठीक है, राजन सीरीज का। और ये भी उसी में मिलेगा, ठीक है। एक दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग इसका जो है अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी कराया हुआ है, उसी सेक्शन में ये भी मिलेगा, ठीक है। अगला प्लेलिस्ट यही बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, समय 2 घंटे का मिलता है, पूर्णांक 50 अंकों का होता है। लगभग 9 सालों का मैं इसी में कंप्लीट करने वाला हूँ। 2016 से 2024 तक जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न आए हुए एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए 2024 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2024 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष का उद्देश्य विद्यार्थियों की रुचि, दृष्टिकोण, आदतों, मूल्यों और सामाजिक व्यवहार का आकलन करना है। ठीक, जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं दोस्तों, उनमें क्या आदत है और क्या सामाजिक व्यवहार है और उनमें रुचि क्या है। जब आप प्रशिक्षण करने जाते हैं तो वहाँ पर भी देखे होंगे कि जो है टीचर जो है आकलन करते हैं, किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, क्या आप में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, क्या रुचि है, स्लो बोल रहे हैं, धीमे बोल रहे हैं या तेज बोल रहे हैं। ठीक, ये सभी चेक किया जाता है। तो वही जो है मूल्यांकन उसी में किया जाता है, जो चेक किया जाता है, देखा जाता है, उसी को मूल्यांकन कहेंगे। इससे सहयोग, सहिष्णुता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मानवीय गुणों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद मिलती है। यह छात्र के व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करती है और इसमें दोस्तों सर्वांगीण विकास को भी जो है मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, मूल्यांकन की आवश्यकता को स्पष्ट करिए। तो उत्तर हो जाएगा, मूल्यांकन यह जानने के लिए आवश्यक है कि छात्रों ने कितना और क्या सीखा। इससे शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन होता है, जो कमजोरियों को सुधारने का अवसर मिलता है। यह छात्रों की प्रगति का मापन करता है। वही है दोस्तों, ठीक है। मूल्यांकन में जब आप जाएंगे वहां पर, तो जो आपने किया हुआ है, ठीक है, जो देखा हुआ है, तो उसी को आकलन करते हुए जब आपको नंबर दिया जाएगा, मूल्यांकन किया जाता है, तो मूल्यांकन करने के बाद आपको नंबर मिलता है, उसी को कहेंगे। ठीक है, शिक्षकों को पद्धतियों में सुधार की दिशा दिखाता है। ठीक है, और शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3, शैक्षिक नवाचार के उद्देश्यों को स्पष्ट करिए। तो शैक्षिक नवाचार का उद्देश्य शिक्षा को अधिक रोचक, प्रभावी और आधुनिक बनाना है। यह छात्रों की रचनात्मकता, जिज्ञासा और समस्या समाधान को क्षमता को बढ़ाता है। शिक्षण प्रणाली नवीन पद्धतियों, तकनीकों के उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है और समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, नवाचार मतलब दोस्तों, जो हम लोगों को नए नए डिजिटल बोर्ड, मतलब जो पुरानी पद्धतियां हैं, पुराने तरीके से सीख रहे थे, उसमें नए नए प्रकार के जो है साइंस को प्रयोग करते हुए जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पर आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो भी विज्ञान की वजह से जो है दोस्तों नए नए कार्य हो रहे हैं, उसी को जो है नवाचार कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ का वर्णन करिए। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी दोस्तों हम लोगों का एक चैप्टर भी रहा होगा, जब टीचिंग करने गए होंगे तो उसमें भी नंबर मिला होगा। ठीक है, तो वही पाठ्य सहगामी क्या होती है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेल, संगीत, नृत्य आदि के छात्रों का सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। आत्मविश्वास, नेतृत्व, सहयोग और सामाजिक कौशल को बढ़ाती है। इससे पढ़ाई का तनाव कम होता है। ठीक है, जब खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, संगीत के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगी, बच्चे आपस में बात भी करते रहेंगे और डिस्कशन भी करते रहेंगे, तो आत्मविश्वास बच्चों का बढ़ेगा उस, और जो है पढ़ाई में जो है मन लगेगा और जो पढ़ाई में तनाव होता है वो कम हो जाएगा। रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगी, बच्चे जो है नए नए तरीकों को खोजेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित होंगे और छात्रों में संतुलन व्यक्तित्व की विकास होता है। ठीक है, और
जो जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5, अवलोकन प्रविधि की समस्याएं क्या है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अवलोकन प्रविधि में प्रेक्षक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण परिणाम को प्रभावित कर सकता है, जिससे निष्कर्ष पक्षपाती हो सकते हैं। यह समय और धैर्य की दृष्टि से कठिन होती है। ठीक है, सभी घटनाओं का सटीक अवलोकन कर पाना संभव नहीं होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, आपको भी पता है, अवलोकन करने के लिए ही दिया जाता है। जब आप जाते हैं कॉलेज में तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी वहाँ के डायरी होती है, स्टाफ होते हैं, ठीक है, कार्य पंजिका होती है और लॉग लॉग बुक जो होता है, ये सभी जो है उसमें होता है, उन सभी के घटनाओं को दर्ज किया जाता है और आपको देखना पड़ता है कि जो है यहाँ पर खाना किस हिसाब से बन रहा है, कितना क्या सुविधाएं हैं, ये सभी जो है देखना है और आपको उसमें लिखना है। तो यहाँ पर त्रुटियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है हर जगह से सही होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है, अवलोकन कर पाना संभव नहीं होता है और कभी-कभी जो है व्यक्ति का स्वाभाविक व्यवहार भी बदल जाता है। ठीक, जिससे डेटा का विश्वसनीयता कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पर। प्लीज दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी करते चलिएगा और पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए छठवां प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक है और क्यों? तो उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण, ठीक, तो जो शिक्षण होती है, जो पढ़ाई होती है, उसमें क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं, जैसे कोई बाधा आ रही हो तो उसको निपटारा कैसे किया जाए, उसी को जो है उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक बार उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण उन छात्रों के लिए आवश्यक है जो सामान्य शिक्षण के बावजूद पाठ को समझने या कौशल प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ठीक है, जो छात्र समझ नहीं पाते हैं, कि उसी क्लास में कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ पर जो है कठिनाई का अनुभव होता है और उन्हीं को जो है आगे देखते हैं, यह उनकी विशेष समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करता है। ठीक है, तो उनको पहचाना जाता है, जान जाते हैं कि ये बच्चे जो है अभी समझाने के बाद भी नहीं समझ पाए हैं, तो उनको क्या किया जाता है, अलग से जो है समझाने का प्रयास किया जाता है और कोई उदाहरण दिया जाता है ताकि वो समझ पाए। तो उसी को जो समझा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, वही को उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें मुख्य धारा की पढ़ाई से जोड़ता है। ठीक, जिससे वे पिछड़ेपन से बच सकें और शिक्षा में रुचि बनाए रखें। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, क्रियात्मक शोध के 4 क्षेत्र बताइए। तो 4 क्षेत्र कौन-कौन से होते हैं क्रियात्मक शोध के, आइए देखते हैं। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्रियात्मक शोध के 4 मुख्य क्षेत्र। पहला है क्षेत्र शिक्षण पद्धतियों का सुधार। ठीक, जो शिक्षण है, संस्थान है, जो पढ़ाई जा रही है दोस्तों, उसमें सुधार क्या-क्या करना है, एक चरण ये हो जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक शोध में। और दूसरा हो जाएगा पाठ्यक्रम विकास। तो ऐसा नहीं है कि घिसा-पिटा वही जो है 10 साल 20 साल से चल रहे हैं, उसमें अपडेट भी करना होता है। साइंस आ गई तो उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, जो तकनीकें आ रही हैं उसको बताइए, अपडेट करते चलिए पाठ्यक्रम में, तो ये जो पाठ्यक्रम का विकास हो जाएगा। तीसरा है मूल्यांकन प्रणाली में सुधार। ठीक है, तो मूल्यांकन किस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, कम ज़्यादा, किसी को कम किसी को ज़्यादा, या किस हिसाब से दे रहे हैं, इसमें भी सुधार करना है। और चौथा पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन में नवाचार। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है विद्यालय को भी जो है ध्यान में रखा गया है कि वहाँ पर जो है प्रबंधन सुविधाएं जो है वहाँ पर अच्छा हो और प्रशासन में जो है उसको भी जो है सुधार करने के लिए तत्पर होना चाहिए। ठीक है, ये क्षेत्र शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने और समस्या को व्यवहारिक समाधान खोजने और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8, शैक्षिक नवाचार के महत्व को स्पष्ट करिए। तो उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक नवाचार शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, रोचक और प्रभावी बनाता है। ठीक, तो शैक्षिक नवाचार दोस्तों, जो शिक्षा है उसमें नई नई प्रकार की तकनीकों का उपयोग करना। ठीक है, जो कोई आ, जैसे पहले एआई नहीं था, अब एआई आ रहा है, कोई भी चीज पूछिए तो उत्तर मिल जा रहा है। ठीक है, इंटरनेट आ गया, तो इन सभी को जो है
इसमें जोड़ना, प्रभावी तरीके से बनाना, ठीक है। यह छात्रों की सोचने, समझने और समस्या को हल करने की क्षमता को विकसित करता है, ठीक है। और आगे देखेंगे दोस्तों, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा को अध्ययनरत रखना जरूरी है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप मतलब जो समाज जिस हिसाब से चल रहा है उसको जो है अपडेट करते हुए, ताकि जो दोस्तों अपडेशन है, जैसे अभी जो है एआई आया है तो उस पर जो है शिफ्ट होना, और पुराने समय में जो तकनीकी थी उस अब की तकनीकी से बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, तो वहाँ पर काम करने की क्षमता जो है अब जो है कम समय में ज़्यादा हो सकती है। तो इन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये है। और आगे देखेंगे तो जिसमें नवाचार अहम भूमिका निभाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और परिणाम बेहतर होते हैं, ठीक है। अपडेशन होगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है, शिक्षा अगर शिक्षा में के क्षेत्र में होता है तो शिक्षा जो है गुणवत्ता बढ़ जाएगी, परिणाम भी जो है बेहतर नजर आएंगे। और आगे देखेंगे तो प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन से संबंध पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षण अधिगम मूल्यांकन परस्पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं आइए देखते हैं। शिक्षण अधिगम को उत्पन्न करता है, ठीक। जो शिक्षण है वो अधिगम को उत्पन्न करता है। अधिगम मतलब होता क्या है, सीखना या सिखाना, ठीक है। तो जिस शिक्षा है वही जो है क्या करेगी, सीखने और सिखाने का कार्य करेगी। और मूल्यांकन यह जांचता है कि अधिगम मतलब जो सीखा है, सिखाया गया है, कितना उसमें जो है अपडेट हुआ, कितना सीखे हैं, किस प्रकार का हुआ। मूल्यांकन से मिली जानकारी से शिक्षक अपनी पद्धतियों को सुधारते हैं और छात्रों को सीखने की नई दिशा मिलती है, ठीक है। इससे जो है शिक्षण प्रक्रिया निरंतर सुधार और गुणवत्ता की ओर अग्रसर होती है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्नों के प्रकार पर चर्चा कीजिए। जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों उसी पर जो है चर्चा करना है, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं तो उत्तर हो जाएगा, प्रश्न मुख्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको हम लोग बहुविकल्पी बोलते हैं, ठीक है। और लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरी मतलब जो छोटे प्रश्न है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में दिए जाए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जैसे कोई ज्यादा बड़ा लिखना हो, 7 लाइन 8 लाइन 10 लाइन, या कोई निबंध लिखना हो दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरह, ठीक है। और निबंधात्मक प्रकार के होते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथ्यात्मक ज्ञान मापते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या मापते हैं, तथ्यात्मक ज्ञान। मतलब दोस्तों उसमें आप तर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि कहाँ से क्या कैसे हुआ। बस आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आप केवल उसी का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। अगर पूछ लिया गया ताजमहल कहाँ है तो आप उसको केवल उत्तर में बता सकते हैं, आगरा में, न कि उसमें कोई विवरण दे पाएंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न संक्षिप्त अभिव्यक्ति का अभ्यास कराते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न गहराई से सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। और निबंधात्मक प्रश्न रचनात्मक व विश्लेषण शक्ति का विकास करते हैं, ठीक है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं और उसमें जो है रचनात्मकता मतलब जो है आप अपनी जो कला है, जो आप सीखे हुए हैं, किस हिसाब से उसमें अपने व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उन सभी का जो है इसमें जो है निबंधात्मक में आ जाएंगे। और इससे जो है छात्र की बहुपक्षीय प्रतिभा विकसित होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे 2023 का पेपर लेते हैं दोस्तों। 2023 का लघुत्तरी प्रश्न है, ठीक है। और प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये पीछे भी 2024 में भी आया था। तो उत्तर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण वह विशेष शिक्षण प्रक्रिया है जिससे उद्देश्य उन छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना जो सामान्यतः शिक्षण के दौरान अपेक्षित ज्ञान या कौशल अर्जित नहीं कर पाते हैं। उन्हें कमजोर छात्रों की समस्याओं की पहचान कर अलग अलग पद्धतियों से पुनः शिक्षण कर उनकी शैक्षिक उपलब्धि सुधारने का प्रयास करता है या प्रयास किया जाता है। यह व्यक्तिगत प्रगति को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो उपचारात्मक शिक्षण है, शिक्षण मतलब जो पढ़ाई जहाँ पर पढ़ाई जाती है स्कूल कॉलेज, वहाँ पर जो है जब सामूहिक रूप से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर देखते होंगे कुछ बालक जो है जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बालकों को सीखने में टाइम लगता है। तो जो नहीं सीख पाते हैं उनको जो है
सिखाने के लिए जो है अलग से प्रयास करना पड़ता है, अलग से उदाहरण, अलग से एग्जाम्पल, ये सब देने के बाद जो है उनको समझाया जाता है उपचार, उसी को जो है उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। ठीक है, अब आगे आएंगे प्रश्न संख्या 2 पर। निदानात्मक परीक्षण से क्या तात्पर्य है? निदानात्मक परीक्षण वह प्रक्रिया है जो छात्रों की शैक्षिक कठिनाइयों और उनकी मूलभूत कमजोरियों की पहचान करती है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण क्या है? जो छात्र हैं उनकी जो कठिनाइयां हैं, ठीक, जो शिक्षा ले रहे हैं, जो क्लास में बैठे हुए हैं, उनकी क्या कठिनाइयां हैं, उनकी मूलभूत कमजोरी क्या है, ठीक है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्या तरीके से समझाया जा सके, उनकी पहचान कैसे की जाए, उनको पहचानना है। ठीक है, इनका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि छात्र किन कारणों से पिछड़ रहे हैं। ठीक, तो क्या कारण है जो है कुछ बालक जो है वहाँ पर आगे बढ़ जा रहे हैं, जल्दी सीख जा रहे हैं, और क्या है जो कम सीख पा रहे हैं, इनको पता लगाना है। इसका आधार जो है उपचारात्मक शिक्षण की योजनाएं बनाई जाती है। ठीक है, ताकि जो है विशेष कठिनाइयों को दूर कर छात्रों को मुख्य धारा में लाया जा सके। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 3, क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध शिक्षकों को अपनी कक्षा में उत्पन्न समस्याओं को समाधान खोजने में मदद करता है। ठीक है, क्रियात्मक सोच क्या है? क्रियात्मक सोच जो है शिक्षकों को अपनी कक्षा में उत्पन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। ठीक, क्रियात्मक सोच के अंतर्गत कि बच्चे जो है कहाँ पर अटक रहे हैं, कहाँ पर जो है नहीं सीख पा रहे हैं। यह शिक्षण पद्धतियाँ पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में सुधार लाकर शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाता है। ठीक है, जो शिक्षण है, जो पढ़ाने की तरीका है, उसमें जो है बदलाव लाता है उसमें। ठीक, इससे शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ती है और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। इसके माध्यम से शिक्षा में नवाचार की संभव जो है प्रयास होता है। ठीक है, नवाचार भी संभव होता है। ठीक, नवाचार मतलब जानते ही हैं दोस्तों, हमने बताया कि जो है पुरानी पद्धतियाँ जो चल रही थी, जो एआई आया और सभी जो तकनीकें आ रही हैं, पुराने से नए पर शिफ्ट हो जाना। ठीक है, नवाचार नए-नए तरीकों का प्रयोग करना, यही होता है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 पर, शोध या अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा शोध या अनुसंधान एक व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का हल ढूंढा जाता है। ठीक, क्या होती है कि शोध या अनुसंधान जो है दोस्तों, ये जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इससे जो है क्या किया जाता है, जो समस्या होती है उसको ढूंढा जाता है कि क्या समस्या है। ठीक है, जैसे कोई फसलों में कोई कीटाणु लग जा रहे हैं, उसमें जो है जो कीड़े जो है पत्तियाँ खा जा रहे हैं, कुछ भी खा जा रही हैं, तो उसको शोध किया जाता है कि आखिर इसमें क्या किया जाए, कि जो है छिड़काव किसका किया जाए, कैसे बच जाए। तो इन सभी तरीकों को जो है इसमें जो है आएगा। ठीक है, नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज की जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य ज्ञान का विस्तार, सत्य की खोज और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान देना होता है। यह तार्किक, क्रमबद्ध और प्रमाण आधारित होता है जिससे विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोई भी रिजल्ट, जैसे वही पत्ती की एग्जांपल लेंगे, अगर उससे एक बार आपने बना लिया और उससे वो कीड़े हट जा रहे हैं, इसका मतलब है एक बार प्रयोग किए, 2 बार प्रयोग किए, तो निष्कर्ष जो है पक्का हो जाता है भविष्य में कि हाँ, अगर इसको दवा डालेंगे तो ये जो है कार्य करेगा। ठीक, यही जो है विश्वसनीय निष्कर्ष जो है प्राप्त होता है। इसी को जो है रिजल्ट में भी आप ले सकते हैं। अच्छा पढ़ाई होगी जो है तो अच्छा जो है रिजल्ट आएगा। प्रश्न संख्या 5 है, वाद विवाद विधि से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वाद विवाद विधि शिक्षण की एक सक्रिय पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिससे विचार शक्ति, तर्क शक्ति, अभिव्यक्ति क्षमता, आत्मविश्वास का विकास होता है। यह विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोण को समझने, विश्लेषण करने और अपनी राय स्पष्ट रूप से रखने में सक्षम बनाती है। ठीक है, वाद विवाद क्या है कि जैसे दोस्तों आप भी बैठे हैं सामने, आप भी बैठे हैं, कोई और बैठे हैं सामने, कोई भी चर्चा कर रहे हैं, आपको
कोई प्रश्न पूछना है वो आप पूछ रहे हैं, उधर से आप पूछ रहे हैं, आप उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो विवाद है दोस्तों उसको सुलझाना, ठीक है, उसी को जो है, जैसे कोई विद्यार्थी हैं, कई विद्यार्थी हैं, उसमें कोई समस्या आ गया प्रश्न में, तो कुछ विद्यार्थी जो हैं आपस में एक होकर के जो है प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसी को जो है यहाँ पर वाद विवाद विधि से जोड़ सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 6, अपवंचन क्या है, ठीक है। तो अपवंचन क्या है इसको भी एक बार हम लोग देखेंगे। अपवंचन का अर्थ होता है दोस्तों धोखा देना या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करना, ठीक है। शिक्षा में अपवंचन तब होता है जब शोधकर्ता जानबूझकर तथ्य छुपाता है, गलत डेटा देता है, निष्कर्ष को अपने पक्ष में तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। इससे शोध की निष्पक्षता और विश्वसनीयता प्रभावित होती है और शोध का नैतिक मानदंड जो है वो भंग हो जाता है, ठीक है। अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये जो है अपवंचन क्या होता है। अपवंचन से दोस्तों एक ये भी होता है कि किसी को ज़्यादा महत्व देना, किसी को कम महत्व देना, और जो यही चीज़ जो है दोस्तों अगर किसी भी संस्था से जोड़ दी जाए या कोई विद्यालय से जोड़ दी जाए या किसी और से जोड़ दी जाए, ठीक है। यहाँ पर तमाम प्रकार की जो है यहाँ पर अभी देख ही रहे हैं एसएससी कैसे कार्य कर रही है, तो यही यही जो है यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, अपवंचन वाला बात, ठीक है। इसमें भी जो है आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 7, ठीक है। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। सृजनात्मकता क्या होती है दोस्तों, ठीक है, उसको जो है बताना है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व, ठीक है। मौलिकता पहला हो जाएगी मौलिकता। सृजन माने दोस्तों क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे आ, कोई बालक हुआ, बालक जो है क्या करता है, सृजन मतलब दोस्तों जो जिज्ञासा होती है किसी चीज में, मान लीजिए खिलौना है, खिलौना को बच्चा ने तोड़ा और उसको दोबारा बनाने का प्रयास करता है, क्या कहता है उसको, उसको क्या कहा जाएगा, सृजनात्मकता का ही तो विकास कहा जाएगा। उसके अंदर जो है सृजन करने की क्षमता जो है बढ़ रही है और वो जो है तोड़ा तोड़ा हुआ चीज को भी जो है जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब आइए पहला पॉइंट देखते हैं मौलिकता क्या होती है। नए और अलग विचार उत्पन्न करने की क्षमता, ठीक है। और प्रवाह अगर बात करें तो प्रवाह क्या होती है, विचारों की अधिक संख्या उत्पन्न करने की क्षमता। तीसरा है लचीलेपन, विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या को देखने की क्षमता, मतलब आपको हर नजरिए से देखना पड़ेगा कि जो है क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। और विस्तार की बात करें दोस्तों तो विचारों को विस्तार से प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक कोई किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकें। ये सभी जो है मिल करके व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 8 इसमें है अधिगम अक्षम वाले बालकों के दो प्रकार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा अधिगम अक्षम वाले दो प्रमुख प्रकार होती हैं। पहला हो जाएगा वाचन अक्षम, जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसमें बच्चों को शब्द पढ़ने और पहचानने में कठिनाइयां होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे दूसरा पॉइंट है गणितीय अक्षमता, जिसको डिसकैलकुलिया कहते हैं, जिसमें गणना अर्थात जो जोड़ घटाना गुणा भाग होती है, कैलकुलेशन जो होती है, और संख्याओं की समझ में कठिनाइयां होने लगती है, ठीक। 67 68 69 एग्जाम्पल लिया जाए तो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है कहा जाता है ना, ठीक। तो ये अक्षमताएं सामान्यतः बुद्धि स्तर वाले बच्चों में विशेष कठिनाइयों के रूप में देखी जाती है। आगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है मंद बुद्धि बालकों की पहचान बताइए। तो मंद बुद्धि को कैसे पहचान सकेंगे इसको देखना है। तो मंद बुद्धि बालक सीखने में धीमे होते हैं, उनको जो बच्चे होते हैं कई बच्चे उसमें जो सामूहिक रूप से बैठे हैं तो जो जल्दी सीख जाता है दोस्तों, ठीक है, वो तो ठीक है। और जो धीमे सीखते हैं उन्हीं को जो है मंद बुद्धि, या और जो है ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत और भी जो है दिमागी जो है दोस्तों रूप से कमजोर भी होना जो है मंदबुद्धि में आएंगे, और उसका जो है बौद्धिक स्तर जो है औसतन औसत से जो है कम हो जाता है। जैसे आईक्यू जो है दोस्तों वो 50 से 70 के बीच वे सरल कार्यों में
अधिक जो है समय लेते हैं। कोई भी सरल कार्य है तो उसमें भी जो है ज़्यादा समय ले लेंगे। अमूर्त विषयों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे। ठीक है दोस्तों, कोई एग्जाम्पल है जैसे जो दिखाई नहीं दे रही है उसको आप समझाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगी, और जो दिख रहा है उसमें समझाएंगे थोड़ा बहुत जल्दी से समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, अमूर्त विषयों को समझाने में कठिनाई महसूस करते हैं। शब्दावली सीमित होती है, ठीक, उनमें शब्दावली ज़्यादा होती नहीं है, और सामाजिक व्यवहार में जो है परिपक्वता की कमी देखी जाती है। ठीक है, जो सामाजिक रूप से है, सामाजिक रूप से उनको जो है भागीदारी में कमी देखी जाएगी। ठीक है, उनकी सीखने की गति जो है धीमी हो जाती है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 10 है, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव लिखिए। तो निरीक्षण जो प्रणाली है उसमें दो सुधार हमको बताना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दो सुधार क्या क्या किया जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला, प्रेक्षक को पूर्व प्रशिक्षण देकर निष्पक्ष और व्यवस्थित अवलोकन करना सीखना चाहिए। ठीक है, ताकि व्यक्तिगत पक्षपात कम हो सके। ठीक है, कम हो सके जो व्यक्तिगत पक्षपात होता है। ठीक है, और दोस्तों दूसरा पॉइंट हो जाएगा मानकीकृत प्रेक्षण। ठीक है, जिसको चेकलिस्ट और व्यवस्थित रिकॉर्डिंग पद्धतियों को उपयोग करना चाहिए। जैसे आप कोई टीचिंग करते समय देखते होंगे तो दोस्तों वहाँ पर क्या है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि आप किस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं सभी का। तो उसमें जो है दोस्तों अच्छे से जो है पता हो जाता है कि हाँ आपने ये गलती किए है, वो जो है ये गलती नहीं किए हैं। ठीक है, उनका कितना गलती है, आपका कितना गलती है, ये जो है दोस्तों जो है इसमें जो है डेटा को जो है क्या हो जाएगा, जिससे डेटा जो है अधिक सटीक और विश्लेषण योग्य बन सकेगा। ठीक है, और इससे जो है अवलोकन की विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे कैसे पढ़ाए हैं, कहाँ पर क्या कमी है, तो सभी का देखा जाएगा। उस हिसाब से जो है विश्वसनीयता भी बढ़ी रहेगी। आपको दिखाया भी जा सकता है कि नहीं आपने इस प्रकार से किया है, वो उन्होंने इस प्रकार से किया है टीचिंग, तो ऐसा हुआ है। ठीक है, अब आइए 2022 पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर भी करते चलिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए 2022 का प्रश्न लेते हैं। 2022 का पहला प्रश्न है दोस्तों, दक्षता आधारित मूल्यांकन से क्या आशय है। तो उत्तर हो जाएगा, दक्षता आधारित मूल्यांकन का मतलब है यह देखना कि छात्र किस विषय को सिर्फ पढ़ नहीं बल्कि उसे वास्तविक जीवन में कितनी अच्छी तरह उसका पालन कर रहे हैं, कितनी अच्छे से जो है अपने जीवन में उतार रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ अंक या प्रतिशत नहीं देखे जाते बल्कि छात्रों को ज्ञान कौशल और व्यवहार की वास्तविक क्षमता को परखा जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर जांच की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए आपको 10 प्रश्न दिए गए, ठीक है, बताया नहीं गया है, और वही प्रश्न जो है सभी के लिए दिए गए हैं, तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि जो है हो सकता हो आपने वो प्रश्न पढ़ा ही ना हो, और हो सकता है कि उन्होंने प्रश्न पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप कमजोर हैं। ठीक, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए जो है वो नहीं कर पाए हैं। तो यही जो है इसमें कहा जा रहा है, उसको जो है हटा देना है। इसके बाद जो है आप व्यावहारिक रूप से कितना जो है आप सक्षम है उसको जो है प्रस्तुत किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि छात्र उस कार्य को सही ढंग से कर सकता है या नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करिए। ठीक, जो शिक्षण अधिगम है दोस्तों, ठीक है, उनके मूल्यांकन जो है उनका अर्थ जो है वही स्पष्ट करना है। ठीक है, आगे उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण अधिगम मूल्यांकन का अर्थ है यह जांचना कि शिक्षण के बाद छात्र में कितना सीखा, ठीक है, कितना सीखा हुआ है, और उसको कैसे जांचना है। ठीक है, तो उसे जो है कितना समझ आया और वह उसे कैसे जो है लागू कर सकता है। इस मूल्यांकन से यह पता चलता है कि शिक्षण जो है प्रक्रिया जो है प्रभावी रही या नहीं रही, छात्र किस स्तर तक अधिगम कर पाया। ठीक है, यानी अधिगम की मात्रा, गुणवत्ता और व्यावहारिक उपयोगिता का मूल्यांकन होता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 33 लेते हैं।
शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख कीजिए। शैक्षिक अनुसंधान के सामान्य चरण हैं, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और पहला पॉइंट हो जाएगा समस्या की पहचान व उद्देश्य निर्धारण। जो समस्या है उसको पहचानिए, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है निर्धारित कीजिए। और दूसरा हो जाएगा साहित्य समीक्षा, उसकी समीक्षा कीजिए, ठीक है, कहाँ पर क्या करना सही रहेगा क्या गलत रहेगा। तीसरा है अनुसंधान प्रश्न या परिकल्पना, प्रश्न जो दिए गए हैं उसकी जो है परिकल्पना कीजिए। अनुसंधान मतलब खोज कीजिए उसकी, जो दी गई है उसका क्या मतलब होगा, ठीक है। और प्रश्न को जो है उसको क्या करना है, सेट करना है, तैयार किस प्रकार से उसको करना है और क्या उसका उद्देश्य निकलेगा लास्ट में, ये सभी जो है समझ करके सेट तैयार करना है। चौथा है विधि और नमूना चुनना, ठीक है। तो आप जो है उसको जो है किस प्रकार से आप उसको बना रहे हैं, कितना बड़ा उत्तर चाहिए छोटा चाहिए, ठीक है। डेटा संकलन मतलब डेटा को, जो प्रश्न दिए गए हैं उसको किस प्रकार से संकलित करेंगे। डेटा जो है विश्लेषण और व्याख्या तथा व्याख्यान के रूप में करना है, या जैसे लघुत्तरीय प्रश्न हो गया तो उसमें ज्यादा लिखना होगा। सातवां है निष्कर्ष प्रस्तुत करना, ठीक है। तो जब आपने पूरा पेपर हर चीज हो गया, ठीक है, तो इसके बाद जो है निष्कर्ष प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, रिपोर्ट जो है लिखना है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 34, निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है। तो निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट छात्रों की कठिनाइयों और कमजोरियों की पहचान हेतु की जाती है, ठीक है। निदानात्मक जो है और जो उपलब्धि है इसी में अंतर बताना है। तो जो निदानात्मक परीक्षण होता है दोस्तों उसमें जो है छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों को जो है पहचाना जाता है निदानात्मक में, और उसका निदान किया जाता है। कहाँ वे पिछड़ रहे हैं, किस चीज में पिछड़ रहे हैं, ठीक है, और क्यों पिछड़ रहे हैं, इन सभी को जो है पता लगाया जाता है। जबकि उपलब्धि परीक्षण क्या होती है, उनमें जो है मासिक या वार्षिक सीखने की उपलब्धि को मापते हैं, ठीक है। साल भर में क्या पढ़े हुए हैं आपने जांच लिए, ठीक है। जैसे पाठ्यक्रम में कितना ज्ञान अर्जित हुआ, जो पाठ्यक्रम पूरा है तो वहाँ पर कहीं कहीं से कुछ लेसन से कुछ क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि कौन कौन से लेसन सही से पढ़े हुए हैं कौन से नहीं पढ़े हुए हैं। निदानात्मक परीक्षण समस्या विश्लेषण हेतु, और उपलब्धि जो है परीक्षण जो है दोस्तों बुद्धि परीक्षण जो है उपलब्धि माप हेतु होती है, ठीक है। जो उपलब्धि परीक्षण है दोस्तों वो जो है माप करने के लिए होता है लास्ट में, और जो है निदानात्मक जो है तुरंत जो है पढ़ाया जाता है, तो वहीं जो है तुरंत देख लिया जाता है प्रश्न पूछ करके या किसी भी माध्यम से बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, ठीक। आगे चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। उत्तम परीक्षण की कितनी कसौटियां होती हैं, संक्षेप में समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा उत्तम परीक्षण की प्रमुख कसौटियां 4 हैं, ठीक। कौन कौन से हैं, पहला है वैधता, टेस्ट मापने टेस्ट मापे, वैधता में दोस्तों हो जाएगा टेस्ट वह मापे जाते हैं जो उसे मापना है, ठीक है। विश्वसनीयता क्या होती है, तो पुनरावृत्ति का समान जो है परिणाम दे उसे जो है विश्वसनीयता कहते हैं। जैसे हमने अभी जो है गेहूं के जो कीड़े लगते हैं उसकी बात की है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है वस्तुनिष्ठता, और मूल्यांकन जो है निष्पक्ष रूप से हो, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, ठीक है। और चौथा पॉइंट है व्यवहार्यता प्रयोगात्यता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है समय संसाधन और उपयोग में सरल व स्वीकार्य होना चाहिए। और आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 6, शैक्षिक नवाचार की अवधारणा को समझाइए, ठीक है। जो शैक्षिक नवाचार है उसकी अवधारणा क्या है, ठीक है, उसी को बताना है। शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है शिक्षा में नए तरीके तकनीक पद्धति या सामग्री लाना जिससे सीखना अधिक रोचक प्रभावी और व्यावहारिक हो जाता है, जिसका उद्देश्य छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार, शिक्षक अभिभावक सहभागिता बढ़ाना और समाज अथवा उद्योग की बदलती मांगों के अनुरूप शिक्षा को अद्यतन करना, ठीक है। शैक्षिक नवाचार जो है दोस्तों कहने का मतलब ये है जो शैक्षिक मतलब शिक्षा से जुड़ी हुई जो नए नए तरीके हैं उसको अपडेट करना, और जो बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं उनके माता पिता को जोड़ करके रखना, अभिभावक से पता करना बच्चे जो है किस सुबह शाम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं,
खेल ज़्यादा रहे हैं या उनकी जो है किस चीज़ में रुचि है, इन सभी को जो है पता लगा करके उसी क्षेत्र में भेजना, ठीक है? तो वही जो है शैक्षिक नवाचार आ जाएगी और वही जो है वहाँ से रिजल्ट जो है दोस्तों, जब बच्चों को पता हो जाएगा कि किस क्षेत्र में इनकी रुचि है, तो वहाँ पर जो है अच्छे से रिजल्ट आएगा। ठीक है, आइए आगे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 पर प्रक्षेपण की किन्हीं दो विधियों के बारे में बताइए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा प्रक्षेपण की दो विधियां हैं। पहला हो जाएगा रुझान प्रक्षेपण, ठीक है, इसमें पुराने आंकड़ों को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा डेल्फी विधि, जिसको डेल्फी मेथड कहते हैं। इसमें कई विशेषज्ञों से बार बार जो है राय लेकर के भविष्य के बारे में सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है कि ये दोनों विधियां आमतौर पर शिक्षा की योजना बनाने में काम आती हैं, जैसे छात्रों की संख्या का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, कि जो है छात्र भविष्य में कितने जो है आएंगे, कितने क्या समस्याएं होगी, कैसे इनका निदान किया जाएगा, कैसे जो है ये लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो इन सभी पर जो है भविष्य की चर्चा की जा सकती है। आगे प्रश्न संख्या 8 है छात्रों का निर्माण करते समय किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, तो उत्तर की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न के निर्माण में जो ध्यान रखना जरूरी है वो क्या क्या है, तो पहला हो जाएगा उद्देश्य अनुरूपता। उद्देश्य का मतलब जो है दोस्तों, जो पेपर आप ले रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, ये भी तो होना चाहिए। तो उद्देश्य अनुरूपता में हो जाएगा प्रश्न शिक्षण उद्देश्य से मेल खाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम दे दो, एग्जाम के लिए कोई भी प्रश्न डाल दो। ठीक है, तो उसके अनुरूप जिसको पेपर देना है, मतलब जिसके लिए पेपर दिया जा रहा है उस अनुरूप से पेपर भी होना चाहिए। दूसरा है भाषा स्पष्ट और सरल हो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंफ्यूजन पैदा कर दे, भाषा भी जो है सरल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पक्षपात रहित होना चाहिए। ठीक है, कोई भी भेदभाव ना हो। और चौथा है विभिन्न स्तरों वस्तुनिष्ठ विश्लेषणात्मक तार्किक पर आधारित सामग्री होना चाहिए। और पांचवा है समय सीमा में हल करने योग्य होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि यह सीखने की वास्तविक स्थिति बताता है, कितना अधिगम हुआ, कहाँ बाधाएं आई। इससे शिक्षकों की जो है सुधार हेतु जो है दिशा मिल जाती है कि हाँ ये जो है गलती बच्चे कर रहे हैं, इनको इस प्रकार से सुधारा जा सकता है। ठीक है, छात्रों को आत्म जागरूकता होती है। ठीक है, और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होती है। ठीक है, जब बच्चे सीखेंगे तो वहाँ पर जो है शिक्षक जो है क्या हो जाएगी, गुणवत्ता जो है बढ़ जाएगी। और मूल्यांकन से पाठ्यक्रम व शिक्षण पद्धति की प्रभावशीलता जो है सुनिश्चित होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 पर संज्ञानात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक मूल्यांकन का आशय है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं जैसे स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, भाषा और दृश्य स्थानिक कौशल की मापन करना। यह मानकीकृत परीक्षणों द्वारा संस्था निर्देशन होता है और सीखने की जो है कठिनाइयों, उपयुक्त शिक्षण विधियों और सीखने की शैली जो है तय करने में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 2021 का पेपर। आइए पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों 2021 का मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा मापन में छात्र के ज्ञान, कौशल या गुणों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, जैसे अंक या प्रतिशत या मात्रा परिणाम बताना। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों जबकि मूल्यांकन में मापित आंकड़ों का आधार जो है क्या होता है, छात्रों की योग्यताओं, व्यवहार और अधिगम की गहराई से व्याख्या की जाती है। ठीक है, और शिक्षण में सुधार के सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है, जो शिक्षण चल रही हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या सुधार किया जाता है उसको जो है सुझाव में दे दिया जाता है। सरल शब्दों में मापन क्या सीखा बताना है और मूल्यांकन कितना है, कैसे है और क्या सीखना
बाकी है और क्या उसमें किया जा सकता है सुधार, उसको बताना है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 2 है, किसी विषय वस्तु पर विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ठीक है, कोई भी जो है दोस्तों विषय है, ठीक है, उस पर जो है प्रश्नों का निर्माण करना है। तो आइए किस प्रकार से निर्माण होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो जो निर्माण होता है दोस्तों, मान लेते हैं उदाहरण के लिए विषय अगर पर्यावरण ले ली जाए, ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, पेपर में देखेंगे कि सबसे पहले जो दोस्तों कैसे आएगा, वायु प्रदूषण मानक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही और गलत करने के लिए जो है आ जाता है। ठीक है, पहला जो है ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है रिक्त स्थान भरने के लिए जल का शुद्धिकरण से होता है। तो क्या भरा जाएगा, क्लोरीन जो है, इससे जो है जल का शुद्धिकरण हो जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाता है दोस्तों मिलान करने के लिए, जैसे ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, कान की बीमारी होती है, या ध्वनि प्रदूषण से पीलिया होती है, या जल प्रदूषण से कान की बीमारी, ऐसा जो है मिलाने के लिए दिया गया है, तो मिलान करना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा पॉइंट बहुविकल्पी प्रश्न हो जाते हैं, जैसे ओजोन परत का क्षय किस गैस से होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, विकल्प देख करके जो है आप बता सकते हैं, चुन सकते हैं कौन सा सही है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 3 है, रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन की तुलना कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन में छात्र की मौलिकता, कल्पना शक्ति और नई सोच की क्षमता का आकलन होता है, जैसे निबंध, प्रोजेक्ट आदि। योगात्मक मूल्यांकन में कुल प्राप्त अंकों का ग्रेड के आधार पर छात्र की उपलब्धि का अंतिम परिणाम दिया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया आधारित होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन जो है क्या होता है, मूल्यांकन निष्कर्ष आधारित होता है कि क्या निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य पूरे सत्र में नियमित रूप से छात्रों की प्रगति का आकलन है। ठीक है, ताकि जो है समय पर सुधार हो सके। और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों का आकलन कर उसे जो है सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5 है, ग्रेडिंग प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर हो जाएगा, ग्रेडिंग प्रणाली में छात्रों को अंक के बजाय जो है पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर ABCD जैसे ग्रेड दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य अंक आधारित प्रतिस्पर्धा को कम करना, तनाव घटाना और छात्रों में अधिगम स्तर का व्यापक संकेत देना है। यही चीज अगर समझे दोस्तों, तो अभी जो है जल्द ही जो है ग्रेडिंग प्रणाली हाई स्कूल और इंटर में भी लाया गया, BA में भी यहाँ तक कि ला दिए गए। ठीक है, इसका जो है कारण क्या था कि बच्चे जो है फ्रस्ट्रेशन में आ जा रहे थे, एग्जाम सही नहीं जाता था, फेल हो जाते थे, तो कोई फांसी लगा लेता था दोस्तों, कोई जो है आत्महत्या करने का प्रयास करता था। ठीक है, तो वहां पर जो है क्या हो गया है अब, तो जो ग्रेडिंग प्रणाली इसलिए ला दी गई ताकि जो है अब उसमें ग्रेड दे दिया जाता है, चलिए ABCD। ठीक है, तो उतना जो है रिजल्ट पर नहीं फोकस पड़ता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों रिजल्ट पर फोकस नहीं पड़ता है कि फेल है पास है, ABCD में उत्तर दे दिए गए, तो उससे जो है किसी को कहोगे कि C ग्रेड पाए हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा, 10-15 नंबर सीधे अंतर हो जाता है। ठीक है, तो यही जो है ग्रेडिंग प्रणाली में जो है फायदा हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों, अब 2020 का पेपर देखेंगे। 2020 का पहला प्रश्न, दोस्तों आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को जो है शेयर करते चलिएगा और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, आइए पहला प्रश्न लेंगे, अच्छे परीक्षण के गुण को लिखिए। तो अच्छे परीक्षण क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अच्छे परीक्षण के मुख्य गुण, पहला है वैधता। जो अच्छे परीक्षण होंगे दोस्तों, उसकी वैधता मतलब वो बहुत ही कई साल या कई दिन तक जो है वो परीक्षण जो है बरकरार रहेंगे, मतलब जो रिजल्ट आया हो वही रिजल्ट भविष्य में भी आता रहेगा। परीक्षण वही मापे जो उद्देश्य है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है, ऐसा नहीं है जैसे दूध है, दूध में परीक्षण किया जाता है लैक्टोमीटर से, तो उसमें पानी का पता चलता है। ठीक है, अब जो है वहां पर मापा जा रहा है दूध की क्वालिटी, पता लगा वहां पर पानी की क्वालिटी बता दे कि पानी में जो है कौन सा तत्व मिलाया गया है,
ये सब बताने लगे तो ये तो थोड़ी नहीं हुआ ना। यही कहने का मतलब है कि वहाँ पर जिस चीज के लिए नापा जा रहा है, पानी के लिए नापा जा रहा है, तो पानी को बताना है, ठीक है, कितना पानी मिला है, ना कि वहाँ पर पानी की गुणवत्ता को, ठीक है। आइए दूसरा है विश्वसनीयता। हर बार जो है समान परिस्थिति में लगभग समान परिणाम दे। ऐसा नहीं कि अभी जो है दूध में टेस्टिंग किए गए, कुछ और फैट का रिजल्ट आ रहा है, बाद में वही वही चीज वही जो है दोबारा टेस्ट किया जा रहा है तो रिजल्ट ही चेंज हो जा रहा है परिणाम, ठीक है, कंफ्यूजन वाला ना हो। तीसरा पॉइंट है वस्तुनिष्ठता। परीक्षक के विचारों से प्रभावित ना हो, ठीक है, जो परीक्षक हैं, ठीक है, उनसे जो है प्रभावित ना होकर के जो है आप अपने विवेक और बुद्धि से जो है रिजल्ट देना है, ठीक है, सॉल्व सॉल्व करना है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है प्रयोगशीलता। लागू करना सरल, कम खर्चीला और समय अनुकूल हो, ठीक है। इसमें जो प्रयोगशीलता है दोस्तों, वहाँ पर खर्चीला कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा प्रयोग करना है, उसमें जो है बना रहे हैं और बहुत ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, ठीक है। गुण परीक्षण को सटीक, न्यायपूर्ण और उपयोगी बनाना चाहिए, ठीक है, उपयोगी होना चाहिए। दूसरा प्रश्न हो जाएगा अवलोकन विधि के अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है, और अवलोकन विधि के अनुप्रयोग लिखना है तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवलोकन विधि का प्रयोग छात्र के व्यवहार, सामाजिक सहभागिता, आदतों और व्यक्तित्व के अध्ययन में होता है। इससे शिक्षक कक्षा प्रबंधन, विशेष बच्चों की पहचान, व्यक्तिगत मार्गदर्शन तथा शिक्षण सुधार में निर्णय ले पाते हैं। यह वास्तविक परिस्थितियों में व्यवहार का सीधा अध्ययन करने की विधि है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है योजना निर्माण के चरणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, कोई भी योजना बना रहे हैं तो उसमें कितने चरण हो सकते हैं यही बताना है तो उत्तर हो जाएगा योजना निर्माण के चरण है। पहला पॉइंट हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण, ठीक है, आपने जो बनाया हुआ है उसका तो कुछ न कुछ उद्देश्य होगा तो ये उद्देश्य हो गया। दूसरा पॉइंट है वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना, जो वर्तमान स्थिति अभी जो है वर्तमान में है उसका विश्लेषण करना। और तीसरा है विभिन्न विकल्पों की पहचान करना, जो विकल्प दिए गए हैं उसके क्या रिजल्ट आ जाएंगे, मैच कर रहा है कि नहीं, ये सभी जो है होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना चाहिए, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सटीक उत्तर हो उसको चयन करना चाहिए। और पांचवा है कार्यान्वयन का योजना बनाना, ठीक है, तो उस पर जो है योजना बनाना। और छठवां है योजना लागू करना। और सातवां है मूल्यांकन व सुधार करना। ये चरण जो है योजना को प्रभावित और व्यवस्थित बनाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख कीजिए, तो उत्तर हो जाएगा शैक्षिक अनुसंधान के चरण है। पहला हो जाएगा समस्या की पहचान, दूसरा हो जाएगा साहित्यिक क्षमता, तीसरा हो जाएगा परिकल्पना निर्माण, चौथा हो जाएगा अनुसंधान विधि का चयन करना, पांचवा हो जाएगा डेटा संग्रहण, छठवां हो जाएगा विश्लेषण व व्याख्या, सातवां हो जाएगा निष्कर्ष और रिपोर्ट तैयार करना। ये चरण जो है अनुसंधान को वैज्ञानिक पद्धतियों से व्यवस्थित करते हैं। समझा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 सामूहिक सहभागिता के लक्षण को समझाइए। तो ये भी जो है दोस्तों रिपीट हुआ है। सामूहिक सहभागिता में सभी सदस्य एक लक्ष्य के लिए सहयोगपूर्ण कार्य करते हैं। इसमें विचारों का आदान प्रदान, समान उद्देश्य, सामूहिक निर्णय, सक्रिय भागीदारी और सहयोग की भावना प्रमुख लक्षण है। इसमें समूह में एकता, रचनात्मकता और जिम्मेदारी का विकास होता है, ठीक है। सामूहिक सहभागिता का मतलब है कोई भी चीज हो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी सोल्यूशन हल करना है, कोई भी जो है कठिनाइयां आ रही तो वहां पर जो भी हैं सभी को मिल करके सहभागिता जो है उसको जो है सभी को मिल करके जो है सोल्व करना है, ठीक है। तो वही जो है सामूहिक जो है सहभागिता हो जाएगी। कोई भी चीज हो, कोई भी कार्य हो, ठीक है, तो सामूहिक सहभागिता वही होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों छठवां प्रश्न शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का अर्थ यह देखना कि छात्र क्या सीखा, कैसे सीखा और क्या व्यवहार में लागू कर पाया, ठीक, और क्या लागू कर रहे हैं। यह जो है प्रक्रिया शिक्षण प्रभावशीलता और छात्रों की प्रगति को जानने में मदद करती है, ठीक है। साथ ही जो है कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक संकेत भी देता है, ठीक है, क्या क्या कमी हुई है, ठीक, उसको सुधारना भी है
इसको जब आपको पता चल जाएगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है सुधारने की जो है आप क्षमता होती है, ठीक है, सुधार सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को। एनेक्डोटल रिगार्ड्स क्या है, संक्षेप में बताइए। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में शिक्षक छात्रों की किसी विशेष व्यवहार, घटना या प्रतिक्रिया को तिथि, समस्या और परिस्थिति सहित संक्षेप में लिखता है। यह बच्चे के व्यक्तित्व, सामाजिक विकास की विशेषता, योग्यताओं को समझने तथा व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायक होता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 8 है। क्रियात्मक अनुसंधान एवं परंपरागत अनुसंधान में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान एवं परंपरागत जो है अनुसंधान है, इन दोनों में अंतर जो है देखना है। तो आइए देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक द्वारा कक्षा की समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। शिक्षक जो है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कोई समस्या आ गई, वहां पर तुरंत जो है निदान कर देना जो है, यही जो है क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगी। और यह सीमित और व्यवहारिक होता है, ठीक है। परंपरागत अनुसंधान व्यापक, गहन और सिद्धांत निर्माण पर केंद्रित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान पर, जबकि परंपरागत अनुसंधान ज्ञान विस्तार पर आधारित होता है, ठीक है। परंपरागत जो अनुसंधान है वो ज्ञान विस्तार, मतलब कहाँ तक आपका जो है ज्ञान, कितना आपने सीख लिए, इन सभी पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, विस्तार करता है ये। आगे है प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा शैक्षिक नवाचार शिक्षण को रुचिकर, प्रभावी और समयानुकूल बनाता है। यह छात्रों के रचनात्मकता, अवलोकनात्मक सोच और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करता है। बदलती तकनीक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा में बदलाव लाकर गुणवत्ता और उपयोग को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है, बढ़ाता है, ठीक है। आइए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा प्रधानाचार्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं की योजना, व्यवस्था और निगरानी करते हैं। आपने भी दोस्तों अभी जो है थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में जब गए होंगे, अगर गए होंगे तो ठीक है, तो टीचिंग करने के दौरान जो है यहाँ पर देखेंगे तो नंबर में जो भी 10 नंबर दिया जाता है तो वो पाठ सहगामी जो है एक उसमें भी जो है होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है प्राचार्य जो है वहाँ पर क्या करते हैं, प्रधानाचार्य, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर दोस्तों जो व्यवस्था होती है उनको जो है पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर देखने का कार्य करते हैं, निगरानी करते हैं कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चों के सामने आप कैसे भाग ले रहे हैं, कैसे आप उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ये देख रेख होती है, ठीक है। शिक्षा बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों को जो है भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। उनकी प्रतिभा को निखारने और उचित मार्गदर्शन देते हैं। दोनों मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास और आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। आगे वहां पर भी गए होंगे तो आपके भी साथ ऐसा ही हुआ होगा, वहां पर जो है बच्चे जो है पढ़ रहे होंगे, आपका भी जो है वहां पर बच्चों कितने मिलजुल करके आपका सहयोग कर रहे हैं या आप सही से पढ़ा पा रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, इन सभी को जो है देख करके नंबर दिया जाता है, ठीक है। आगे 2019 का प्रश्न पत्र लेंगे, ठीक है। लघुत्तरी प्रश्न चल रहा है दोस्तों, 2019 का पहला प्रश्न, आइए इसको भी देखते हैं, ठीक है। प्रश्न 1 है दोस्तों, प्रश्नों के प्रकार को स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर प्रश्न जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है बंद प्रश्न, ठीक, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, सही गलत वाले हो गए, रिक्त स्थान वाले हो गए, जिनका जो है उत्तर निश्चित या सीमित होता है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा खुला प्रश्न, जैसे लघुत्तरी प्रश्न हो गया, निबंधात्मक प्रश्न हो गया, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा आपको उसमें लिखना है, अपना विचार प्रस्तुत करना है, ठीक है, जिसमें छात्र अपने विचार विस्तार से जो है व्यक्त करता है। बंद प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, ज्ञान
मापते हैं, जबकि खुले प्रश्न विश्लेषण और अभिव्यक्ति और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आप अपनी बातों को खुल करके लिख पाएंगे खुले प्रश्नों में, लेकिन जो बंद प्रश्न है उसमें कहीं बहुविकल्पी आ गए तो कोई प्रश्न पूछ लिए गए तो आप केवल सटीक उत्तर दे पाएंगे, उसमें कोई भी आप अपना अलग से नहीं जोड़ पाएंगे। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए। मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष छात्र की सीखी हुई जानकारी को व्यवहार में लागू करने की क्षमता को देखता है। जैसे विज्ञान में केवल परिभाषाएं लिखवाने के बजाय प्रयोगशाला में प्रयोग कराना, या गणित में खरीद बिक्री को जोड़ जोड़ कर या जोड़ घटाना को सिखाना। इससे छात्रों का व्यवहारिक ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, मूल्यांकन और क्रियात्मक पक्ष कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे विज्ञान है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उदाहरण और एग्जाम्पल दे करके जो है अगर उसको तुरंत जो है प्रयोगशाला में दिखाया भी जाए कि देखिए ये रिएक्शन कराने से क्या हो रहा है रिजल्ट, तो जो है उससे जो है बेनिफिट होगा व्यवहारिक जीवन में। और गणित में भी जो है अगर जोड़ घटाना सिखाया जा रहा है तो बोर्ड पर ना सिखा करके अगर एग्जाम्पल जो है रियल एग्जाम्पल दिए जाए, ठीक है, तो जो है वहाँ पर जो है व्यवहारिक रूप से बच्चे सीखेंगे। ठीक, और जो है उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो छोटे बालक होते हैं दोस्तों, उनको जब आप सिखाएंगे तो जो है उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, कहीं भी खरीद बिक्री करने जाएंगे तो वहाँ पर जो है आसानी से जोड़ घटाना कर पाएंगे। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है शैक्षिक नवाचार का महत्व बताइए। तो उत्तर हो जाएगा शैक्षिक नवाचार से पढ़ाई रोचक, अर्थपूर्ण, समय अनुकूल बनती है। यह छात्रों की रचनात्मकता, विश्लेषण क्षमता और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाता है। बदलती तकनीक और समाज की जरूरतों के अनुसार शिक्षा में सुधार करना आवश्यक है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर जो है व्यवहारिक रूप से क्या करना है, ज्ञान को जो है बढ़ाना है और तकनीक जो आ रही है उसको अपडेट करते हुए जीवन में भी उतारना है और इसको जो है लागू भी करना है। ठीक है, आगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, कहीं किताब में कोई भी गलती दी हुई है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है गलती हो गई, जो बोल दिया गया वही सही है, बाद में पता लगता है कि ये गलत है। लेकिन अभी अगर डाउट होती है कि नहीं ये गलत है, आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, गूगल पर जाइए तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है सुधार करने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर भी जो है गलतियां जो है मिलती है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4 पर, क्रियात्मक शोध के चरणों को लिखिए। तो क्रियात्मक शोध के चरण है, पहला है समस्या की पहचान करना, दूसरा है उद्देश्य निर्धारण करना, ठीक है, तीसरा है कार्य योजना बनाना, चौथा है योजना लागू करना, पांचवा है परिणामों को एकत्र करना, छठवां है परिणामों का विश्लेषण करना और सातवां है निष्कर्ष निकाल करके सुधार करना। यह शोध कक्षा की समस्याओं के लिए त्वरित समाधान हेतु किया जाता है। ठीक है, ये समझ चुके हैं दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं, परीक्षण एवं मापन में अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, परीक्षण एवं परीक्षण क्या है, एक साधन का या प्रक्रिया है जिससे ज्ञान कौशल व्यवहार की जांच की जाती है। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें इस जांच के परिणाम को संख्यात्मक रूप से अंक या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सरल शब्दों में दोस्तों, परीक्षण जांच से होती है और मापन जो है उस जांच का परिणाम निर्धारित होता है। ठीक, तो जैसे क्या है, परीक्षण जो है दोस्तों क्या किया जाता है, कोई भी चीज हो परीक्षण करने का मतलब है जांच किया जाता है कि ये सही है या गलत है क्या है। ठीक है, अब जो जांच हो चुकी है वो उसको क्या करना है, वो जो रिजल्ट आया है उसको मापने के लिए दोस्तों उसका परिणाम क्या आएगा, मापन में परिणाम क्या आ जाएगा उसी को जो है निर्धारित करना है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 6, सेमेस्टर पद्धति से क्या आशय है। ठीक है, तो सेमेस्टर पद्धति से क्या आशय है आइए देखते हैं। उत्तर हो जाएगा सेमेस्टर पद्धति में शैक्षिक वर्ष 2 या 3 भागों
सेमेस्टर में बांटा जाता है। जैसे बीटीसी है, इसको भी जो है 2 सेमेस्टर, 1 साल को 2 सेमेस्टर में बांट दिए गए, जिसमें प्रत्येक के अंत में परीक्षा होती है और इससे जो है छात्रों पर एक साथ पूरे साल भर का भार नहीं पड़ता है। ठीक है, साल भर में 2 बार एग्जाम देते हैं, 2 बार रिजल्ट आता है। अधिगम क्रमित रूप से जो है होती है और छात्र को सुधार के अवसर जो है दिए जाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 7 है, सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर हो जाएगा, पुनर्बलन का अर्थ है यदि कोई छात्र किसी मूल्यांकन में असफल होता है तो उसे दोबारा अवसर दे करके उसकी प्रगति की जांच की जाती है। जैसे जिसका भी जो है बैक लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, दोबारा जो है फॉर्म भर दिया जाता है और जो है दोबारा टेस्ट या पेपर दोबारा देने चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर दोबारा जो है टेस्ट हो जाती है। सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में यह सुविधा छात्रों को सुधार का अवसर देती है। ठीक है, जो वार्षिक मूल्यांकन है दोस्तों, ठीक है, या सुविधा के अनुसार जो छात्र हैं, ठीक है, उनको अवसर जो है दिया जाता है जिससे वे अपनी कमजोरियों को समझकर बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 पर, एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो उत्तम परीक्षण क्या होती है, आइए देखते हैं। ठीक है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, पहला पॉइंट है वैधता, उसमें वैधता होनी चाहिए, कितना मतलब टाइमिंग होनी चाहिए, कितना समय तक चलेगा। ठीक है, 2 साल, 4 साल, 6 साल जो भी हो, अपवाद अलग चीज है दोस्तों। वही मापे जो उद्देश्य है। ठीक है, अभी हमने उदाहरण लिया था दूध का, दूध और पानी का। विश्वसनीयता, बार बार करने पर जो है समान परिणाम दे, ऐसा नहीं है बार बार जो है चेक कर रहे हैं दूध को, कितना पानी मिलाया गया है दूध में, तो जो है पानी की गुणवत्ता चेक कर रही है, ना कि जो है कितना पानी मिलाया गया ये बता रही हो। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट है वस्तुनिष्ठता, परीक्षक की व्यक्तिगत राय से प्रभावित न होना है। ठीक है, और प्रयोग जो है, प्रयोगशीलता क्या है, सरल, सस्ता और समय के अनुकूल हो। ठीक है, प्रयोगशीलता मतलब जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो जो है कम खर्चे में हो जाए, सस्ते में हो जाए। ठीक है, समय के अनुसार जो है कम समय में हो जाए और अनुकूलित होना चाहिए, परीक्षक को सार्थक और उपयोग बनाती है। ठीक है, परीक्षण को, ठीक है, परीक्षण जो है क्या हो जाएगी, उसको जो है सार्थक बनाएगी और उपयोग को उपयोग के लायक बनाया जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, प्रार्थना सभा में छात्र निर्देशित कार्यक्रम, प्रेरक विचार, राष्ट्रीय पर्वों की प्रस्तुतियां, समूह गान, सामाजिक संदेश पर आधारित लघु नाटक, ठीक, क्विज प्रतियोगिता, जो क्विज पूछे जाते हैं, जैसे नवाचार किए जा सकते हैं और इससे इससे जो छात्र हैं दोस्तों, उसमें नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और सामाजिक जो है चेतना बढ़ जानी चाहिए और आत्मविश्वास जो है उसमें बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, ठीक, तो आप जानते ही हैं जब प्रार्थना स्थल पर पहुंचते हैं क्या होता है, वहां पर जो प्रेयर होती है वो प्रेयर ऐसा होता है ताकि जो है बच्चों को अंदर से जो है जोश से भर दे। ठीक है, सामाजिक चेतना जगे। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 10 है, रचनात्मक मूल्यांकन एवं आकलित मूल्यांकन की तुलना कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन छात्र की रचनात्मक विश्लेषण और समस्या समाधान क्षमता को परखता है, जो प्रोजेक्ट या पोस्टर निर्माण। आकलित मूल्यांकन अंतिम परीक्षण या टेस्ट के माध्यम से पूरा पाठ्यक्रम का निर्धारण रूप से आकलित करता है। पहला अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। ठीक है, दूसरा जो है परिणाम पर होता है। आइए 2018 का पेपर लेंगे दोस्तों, 2018 का लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, आइए दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, बालक के भावनात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है? ठीक है, समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा, ब्लूम ने भावनात्मक पक्ष को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है ग्रहणशीलता, किसी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, ग्रहणशीलता में क्या हो जाएगा, जब आप उसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो उसे ही जो है ग्रहणशीलता कहते हैं। दूसरा है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया देना या भाग लेना, किसी भी प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, किसी भी चीज में भाग लेना। ठीक है,
और तीसरा पॉइंट हो जाएगा मूल्यांकन किसी विचार या घटना को महत्व देना, संगठन विभिन्न मूल्यों को मिलाकर व्यक्तिगत दृष्टिकोण बनाना। चरित्रीकरण मूल्य छात्र के व्यवहार का अस्थायी हिस्सा बन जाना। यह वर्गीकरण बच्चों के भावनात्मक विकास को व्यवस्थित रूप से समझाने में सहायक होता है। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है? तो उत्तर हो जाएगा प्रतिमान संदर्भित परीक्षण अर्थात नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में विद्यार्थी की तुलना अन्य विद्यार्थियों जैसे मेरिट सूची कसौटी संदर्भित परीक्षण ठीक में यह देखा जाता है कि विद्यार्थी ने निर्धारित मानदंड या लक्ष्य को कितना सीखा है, जैसे किसी कौशल की जांच। ठीक है, कौशल की जांच मतलब आपके अंदर जो है क्या कौशल है, क्या जो है प्रतिभा है आपके अंदर, कार्य को कर पाएंगे वो कार्य को कि नहीं, कितने अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, प्रतिमान में प्रतिस्पर्धा पर जोर होता है जबकि कसौटी में अधिगम पर होता है। ठीक है, अधिगम होता है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। आगे क्रियात्मक शोध शिक्षकों को कक्षा की समस्याओं को पहचानने और सुधारने में मदद करता है। इससे शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता बढ़ती है, नए नवाचार आजमाए जाते हैं और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार रणनीति बदलने में सुधार होती है। यह व्यवहारिक त्वरित और शिक्षकों के लिए जो है सीमा उपयोग होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पर मूल्यांकन की विशेषता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन निरंतर व्यापक और उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। यह सीखने की प्रगति का पता लगाने, कमियों को पहचानने और सुधार के उपाय सुझाने में सहायक है। मूल्यांकन में केवल अंक नहीं बल्कि व्यवहार, कौशल, दृष्टिकोण का भी आकलन किया जाता है। यह शिक्षण अधिगम को मार्गदर्शन देता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला है बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू जिसको कहते हैं, जहां एक सही उत्तर को चुनना होता है और दूसरा होता है सही गलत प्रश्न, तीसरा होता है जोड़े बनाने वाले प्रश्न, चौथा होता है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। और ठीक है, ये प्रश्न जो है मूल्यांकन को शीघ्र, निष्पक्ष और वैज्ञानिक बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों की मौलिक सोच, नवाचार, समस्या समाधान और अभिव्यक्ति क्षमता को परखता है। यह केवल रटने की बजाय दोस्तों क्या होती है, सोचने और नए विचार को जो है प्रस्तुत करने की योजना को महत्व देता है। ठीक है, इसमें जो है छात्रों के आत्मविश्वास जो है बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें कल्पना शक्ति की भी जो है बढ़ाने की बात की जाती है, बढ़ती है और व्यवहारिक दक्षता का भी जो है इसमें जो है विकास होता है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन वही होता है दोस्तों जो बालक के अंदर जो है नए नए तरीकों को, नए नए जो है सोच को, नए नए विकास को जन्म दे। ठीक है, उसको समस्या जो है वो किस प्रकार से हल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है रचनात्मक मूल्यांकन में आएंगे। आगे प्रश्न संख्या 7 है परीक्षण एवं मापन में अंतर स्पष्ट करिए। तो उत्तर हो जाएगा परीक्षण वह साधन है जिससे किसी ज्ञान, कौशल या विशेष को जांचा जाता है, जैसे परीक्षा पत्र। ठीक है, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें इस जांच का परिणाम संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, जैसे अंक या प्रतिशत। सरल शब्दों में परीक्षण से जानकारी ली जाती है और मापन से उसे संख्या में बदलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 8 पर शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, ठीक है, दोनों को जो है स्पष्ट करना है। तो रिपीटेड भी क्वेश्चन है, आगे देखेंगे दोस्तों। शैक्षिक मापन में छात्र के ज्ञान, कौशल या गुणों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है जिसमें इन आंकड़ों के
आधार पर छात्रों की उपलब्धियों, कमियों और अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाता है। मापन आंकड़ा देता है, मूल्यांकन दिशा और निर्णय देते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 9 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में उपयोग की जाने वाली दो शैक्षिक नवाचारों का उदाहरण दीजिए। तो पहला हो जाएगा गतिविधि। ठीक है, गतिविधि और आधारित क्लब जैसे विज्ञान हो गया, क्लब हो गया। ठीक है, कला क्लब जहाँ छात्र अपनी रुचि के अनुसार सीखते हैं। दूसरा हो जाएगा परियोजना कार्य, जिसमें छात्र किसी विषय पर खोज करते हैं और प्रस्तुतिकरण तैयार करते हैं। ये नवाचार छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट की क्या भूमिका है। तो उत्तर हो जाएगा ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का नक्शा होता है। ठीक है, जो प्रश्न तैयार किया जाता है उसकी नक्शा होती है। जैसे उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न डालना है कि नहीं डालना है, अतिलघुत्तरी डालना है कि नहीं डालना है, लघुत्तरी डालना है कि नहीं डालना है। ठीक है, मतलब ये सब लिखना है, किस हिसाब से उसको सेट करना है, या निबंधात्मक प्रश्न लिखना है। तो ये सभी जो है इसमें जो है प्रश्न निर्माण को ही जो है इसमें ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है, आगे ब्लूप्रिंट प्रश्न का नक्शा होता है। यह तय करता है कि कौन से विषय, किस स्तर की कठिनाई और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे प्रश्न पत्र संतुलित, वैध और पाठ्यक्रम के अनुरूप बनता है। यह शिक्षकों के परीक्षकों के लिए प्रश्न निर्माण को व्यवस्थित बनाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों 2017 का प्रश्न। इससे पहले दोस्तों अगर पहली बार आए तो जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करके रखिएगा अगले, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा सा बता दें कि माइक जो है कम चार्ज है, हो सकता है वो बीच में बंद हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते रहते हैं, देखते हैं जो होगा। आइए पहला प्रश्न लेते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्यों को स्पष्ट करिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य। पहला है छात्रों की प्रगति और अधिगम स्तर को जांचना। दूसरा हो जाएगा शैक्षिक की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। तीसरा हो जाएगा सुधार की दिशा बताना। चौथा हो जाएगा योग्यताओं और क्षमताओं की पहचान करना। और पांचवा है छात्रों की आत्म मूल्यांकन में क्षमता बनाना। इसमें इससे जो है शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया दोनों में सुधार होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकताओं को बताइए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रशासनिक दृष्टि से मूल्यांकन शिक्षकों के, प्रधानाचार्य और शिक्षा विभाग के निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे अगली कक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति का चयन, ठीक, पाठ्यक्रम में संशोधन, अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता। इससे योजना, संगठन और नीति निर्माण में भी सटीक और प्रभावी हो पाता है। ठीक है, जब मूल्यांकन होता है दोस्तों क्लास वाइज और चैप्टर, मतलब चैप्टर वाइज जो भी जो है टेस्ट लिया जाता है लास्ट में, उसको जो है उसी हिसाब से जो है पास करना है, फेल करना है, कितने नंबर तक क्या होता है, वही जो है मूल्यांकन जो है होती है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 3 है, परीक्षण और मापन में अंतर उदाहरण देते हुए समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा परीक्षण वह साधन है जिससे जिससे किसी ज्ञान या क्षमता को परखा जाता है। जैसे हिंदी परीक्षा में निबंध लिखवाना। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें इस परीक्षा में प्राप्त परिणाम को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। जैसे निबंध के लिए 10 में से 7 अंक देना, इस तरह के परीक्षण की जांच का तरीका है। और मापन उस जांच का परिणाम है। ठीक है, आगे दोनों समझ लिए हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे प्रश्न संख्या 4 है, सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए। यह कितनी अवधि के बाद की जाती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सतत मूल्यांकन में पूरे सत्र के दौरान छात्र की प्रगति का नियमित और व्यवस्थित ढंग से आकलन किया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट, मौखिक परीक्षा, गृह कार्य, कक्षा कार्य आदि शामिल होते हैं। यह वार्षिक या सेमेस्टर के अंत पर सीमित न रहकर महीने दर महीने या कई बार किया जाता है, जिससे छात्र की संपूर्ण प्रगति पर नजर रहती है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5 लेते हैं दोस्तों। दोस्तों माइक ऑफ हो गई थी, आइए जो है फिर से देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 है, नवाचार की उपयोगिता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
तो उत्तर हो जाएगा नवाचार से शिक्षण रोचक और प्रभावी बनता है। ठीक है, नवाचार से शिक्षण मतलब जो पढ़ाई होती है वो रोचक बनती है और क्या होता है, प्रभावी बनता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो शिक्षण है, जब इसमें नवाचार का मतलब क्या होता है, नई नई तकनीकों का प्रयोग करना और शिक्षा में प्रयोग करना। जैसे पहले जो है पुराने समय में कहाँ पर पढ़ा जाता था, जान रहे हैं, ठीक है, पत्तों पर लिखा जाता था। अपडेट हुआ, कॉपी किताब आया तो इस पर लिखा जाता था। अब अपडेट हुआ तो अब देखिए पढ़ाने का तरीका क्या हुआ, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, गूगल, इंटरनेट, तो ये सभी अपडेट जो आ रहे हैं इसी वजह से जो है क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जो है प्रभावी रूप से प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, मतलब रोचक बन रहा है पढ़ाई को। ठीक है, उदाहरण अगर बात करें दोस्तों, विज्ञान पढ़ाते समय प्रायोगिक कार्य करना, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ना या पढ़ाना, जिससे छात्र की समझ जो है क्या हो सके, गहरी हो सके, सक्रिय सहभागिता बढ़ती रहे। अब जो है डिजिटल बोर्ड क्या होता है, नहीं समझ में आए सीधे जो है वीडियो निकाल करके दिखा दीजिए, इमेज निकाल करके दिखा दीजिए, तो जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले की तरीके से जो है समझ में भी ज़्यादा आएगा, समय की बचत भी होगी। ठीक है, और व्यवहारिक ज्ञान विकसित होता है। ठीक है, उनको रटाया ना जा करके जो है क्या होता है, उनको व्यवहार को ध्यान में रखते हुए सिखाया जाता है। नवाचार शिक्षा को समय अनुकूल भी जो है बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, क्रियात्मक शोध क्या है, यह क्यों किया जाता है? तो उत्तर है क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपनी कक्षा की समस्याओं को हल स्वयं खोजते हैं। ठीक है, शिक्षक क्या है, अपनी कक्षा की जो समस्याएं हैं वो स्वयं जो है समस्या को खोजते हैं कि क्यों जो है सही से तैयारी नहीं हो पाई, क्यों परिणाम जो है रिजल्ट सही नहीं आता है, क्या कमी रह गई है। ठीक है, यह इसलिए किया जाता है ताकि जो है पढ़ाने की प्रक्रिया में तुरंत सुधार हो, छात्रों की कठिनाइयाँ दूर हो सके, क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या अभी सुधार करना है, ये सभी दूर हो सके और शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता बढ़े। यह व्यावहारिक, त्वरित और सीधे लाभकारी शोध होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, क्रियात्मक शोध के चरणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके जो है दोस्तों चरण की बात करें तो पहला चरण हो जाएगा समस्या की पहचान, दूसरा हो जाएगा उद्देश्य तय करना, तीसरा है कार्य योजना बनाना, चौथा है योजना लागू करना, पांचवा है आंकड़े का एकत्रित करना, छठवां है परिणामों को विश्लेषण करना, सातवां है निष्कर्ष और सुधार करना। ठीक है, ये चरण जो है समस्या से समाधान तक का व्यवस्थित मार्ग दिखाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8 को, क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध में प्रक्षेप प्रक्षेण प्रेक्षण सूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, परीक्षण, डायरी, अभिलेख आदि का उपयोग होता है। ये उपकरण डेटा संग्रह करने में मदद करते हैं और समस्या की गहराई जो है समझ बनाने में सहायक होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 9 है, विद्यालय से जुड़े समस्या के संदर्भ में क्रियात्मक शोध के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उदाहरण की अगर बात करें तो कक्षा 8 के छात्र में गणित में कम अंक आना, जैसे रूपरेखा तैयार करना, समस्या की पहचान करना कि कम क्यों आए। ठीक है, दूसरा है कारण का पता लगाना, जैसे रट करके याद किए हुए हैं, या तीसरा पॉइंट हो सकता है योजना, जैसे समूह चर्चा, गतिविधि पर आधारित शिक्षण और कार्यान्वयन, मतलब 2 महीने पढ़ाना है, 3 महीने, मतलब ये सब। और पांचवा है मूल्यांकन, फिर से टेस्ट लेना ताकि समझ में आ जाए कि जो है 1 महीने 2 महीने में जो पढ़ाया गया है रिजल्ट क्या रहा है। ठीक है, इसमें सातवां छठवां पॉइंट हो जाएगा सुधार करना। ठीक है, सुधार की पुष्टि और सिफारिशें। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10, क्रियात्मक शोध के प्रथम चरण की समस्या की पहचान के तथ्यों को संक्षेप में बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, इसमें शिक्षक उपस्थित, परीक्षा परिणाम प्रेक्षण, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं और अन्य सहकर्मियों से चर्चा के आधार पर यह तय करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है, क्यों है, किस छात्र समूह में है। इससे शोध का उद्देश्य और दिशा तय होती है। ठीक है,
आगे बात करेंगे दोस्तों 2016 का प्रश्न लेंगे। ठीक है, 2016 का पहला प्रश्न, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, व्यवहार का आकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ अंक देना नहीं होता है, ठीक है, बल्कि जो है छात्र की प्रगति को समझकर शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को सुधार करना होता है। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है, इसका कार्य जो है अंक देना ना हो करके बच्चे किस प्रकार से सीखे हैं, अपना व्यवहार किस प्रकार से प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने कैसा बोलते हैं, कैसा जो है बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, उसको देखना है। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट है शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो उत्तर हो जाएगा शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र की योग्यता, ज्ञान, कौशल को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे परीक्षा में अंक, प्राप्त अंक यह छात्र की उपलब्धि को संख्या या प्रतिशत के रूप में बताता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा परीक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न परीक्षण से क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा परीक्षण एक साधन है जिसके द्वारा छात्र के ज्ञान, क्षमता या कौशल की जांच की जाती है। जैसे प्रश्न पत्र, मौखिक परीक्षा का प्रयोग, और इसका उद्देश्य जो है छात्र की अधिगम स्थिति को जानना होता है। चौथा पॉइंट है मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष जिसमें ज्ञान, समझ और तर्क शक्ति का आकलन होता है, और दूसरा पॉइंट होता है भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष। इसमें रुचि, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। पांचवा प्रश्न है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो आइए जानते हैं दोस्तों व्यापक मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। तो उत्तर हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन केवल किताबों तक सीमित न रह करके छात्र के सर्वांगीण विकास, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, ठीक, इसमें इससे जो है सोच, रचनात्मकता, सामाजिक व्यवहार और नैतिक मूल्यों का भी जो है विकास को सुनिश्चित किया जाता है जो जीवन में जरूरी होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला प्रारंभिक मूल्यांकन, पाठ शुरू करने से पहले छात्र की पूर्व ज्ञान स्थिति जानने के लिए होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें है संपूर्ण मूल्यांकन, सत्र के अंत में पूरे पाठ्यक्रम के अधिगम की समीक्षा के लिए। ठीक है, जैसे एक से लेकर के जो पेपर होते हैं 4, 5, 8, 9, 10, ठीक, 10, 12 तक इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं होते हैं, तो पूरे साल में ही जो है टेस्ट लिया जाता है एक बार। ठीक है, 6 महीने साल भर में, तो वहां पर जो है संपूर्ण मूल्यांकन इनका हो जाता है। सातवां है अच्छे परीक्षण में यथार्थ अर्थात वैधता का क्या अभिप्राय है। उत्तर हो जाएगा वैधता का अर्थ है परीक्षण वही मापे जो वास्तव में मापना चाहिए। जैसे गणित की परीक्षा छात्र की गणना क्षमता को ही जांचे, न कि भाषा की योग्यता को। ठीक है, जैसे गणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है। ठीक है, पहाड़ा अगर पढ़ाना है तो गणित में पहाड़ा याद होना चाहिए, न कि जो है पहाड़ा को बोल कैसे रहे हैं, बोलने का तरीका गलत हो जा रहा है, या कुछ शब्दों को जैसे 19 को कुछ और पढ़ दे रहे हैं, तो ये जो है नहीं होना चाहिए। गणित की भाषा में पढ़ रहे हैं अगर अस्पष्ट हो रहा है तो वही इसका जो है वैधता होती है। ठीक है, आठवां प्रश्न है दोस्तों प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रश्न करने का जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा प्रश्न करने से छात्र का ध्यान जो है विषय पर केंद्रित होता है। ठीक है, जैसे बच्चा कहीं भी दूसरे तरफ देख रहा है, आप उसको अगर एक बार प्रश्न पूछ लेंगे, पढ़ा रहे हैं बीच में प्रश्न पूछ लेंगे, तो वो चौंक जाएगा और ध्यान जो है सामने बनाए रहेगा कि कभी जो है अभी जो बीच में दूसरा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सोचने समझने की शक्ति जो है बढ़ती है उनमें, और शिक्षक को भी जो है समझ का स्तर जानने में मदद मिलती है। बच्चा किस स्तर तक समझ रहा है, जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा प्रश्न जो है सरल होना चाहिए, स्पष्ट भाषा में होना चाहिए ताकि छात्र आसानी से समझ सकें। ठीक है, उद्देश्य को समझ सकें कि जो प्रश्न है आखिर उद्देश्य क्या है, नहीं तो उद्देश्य ही नहीं समझ में आ पाएगा, प्रश्न ही स्पष्ट नहीं रहेगा तो उत्तर क्या दिया जाएगा। दूसरा है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप हो जिससे छात्र विश्लेषण और रचनात्मकता का आकलन हो सके। ठीक, प्रश्न संख्या 10 है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार
प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला तथ्यात्मक प्रश्न, जिनसे सीखा हुआ ज्ञान पूछा जाता है, जैसे परिभाषाएं। और दूसरा है विचारात्मक प्रश्न, जिनसे छात्र की विश्लेषण क्षमता और रचनात्मकता जांची जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा। शैक्षिक मूल्यांकन जो पहला पेपर है दोस्तों, हमने 2016 से 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी को जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट कराए हुए हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है दोस्तों वीडियो को अगर आप पूरा देख चुके हैं, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ रहे हों, थर्ड सेमेस्टर में हो। ठीक है, सभी को नहीं भेजनी है। और एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, टेलीग्राम पर दोस्तों पीडीएफ जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर पीडीएफ भेजा जाता है तो इसी पर भेजा जाता है। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप इसी पर ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसी पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में समावेशी शिक्षा को लेकर के, लघुत्तरी प्रश्नों को। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, बने रहिए ज्ञान क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट